तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम देखिए बात करेंगे लेट वाले वाक्यों के बारे में, जिनके बारे में मैं कल आपको बेसिक बता चुका हूं। इधर ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि लेट वाले जो वाक्य होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो इनमें क्या होता है, लेट मी वाले वाक्य होते हैं, और एक होती है लेट अस। मी की जगह पे कोई और भी हो सकता है, हिम हो सकता है, आपका कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन थर्ड पर्सन होगा। ठीक है। और जब अस होता है तो हम क्या करते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, जब लेट मी करके होगा तो ये वाले जो वाक्य होते हैं रिक्वेस्टेड होती है, इनमें प्रार्थना होती है। लेकिन जब ये वाले वाक्य होते हैं, लेट अस वाले वाक्य होते हैं, तो इनमें सीधा सीधा प्रपोजल होता है, यानी प्रस्ताव होता है। प्रपोजल का मतलब होता है दोस्तों प्रस्ताव होता है। तो ये बातें मैंने आपको कल बताई थी, छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको कल बताई थी, और आई होप कि आपको समझ में भी आई होंगी। तो चलिए आज हम इनके कुछ बेसिक रूल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और बिल्कुल देखिए बहुत ही आराम से मैं इनको बता दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात, लेट अस का बात हम कब करेंगे, जब हमें प्रस्ताव रखना होगा किसी के सामने। प्रस्ताव को कहते हैं प्रपोज। अब प्रपोज शब्द से आप समझ गए होंगे कि देखिए प्रपोज को हम कैसे याद रखेंगे। तो प्रपोज को आप समझ सकते हो, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से समझ लेना कि इसमें केवल कुछ नहीं होगा। जब लेट अस वाले वाक्यों की बात होगी तो वहाँ पे और कुछ नहीं होगा, वहाँ पे सीधे सीधे क्या होगा, प्रपोज होगा। ठीक है, प्रपोज होगा। ठीक है, जिसे पर्पस उद्देश्य वगैरह होता है उसी टाइप से प्रपोज होगा सीधे सीधे। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट नरेशन हमें किस प्रकार से मिलेगी। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन दोस्तों देखिए, जो प्रपोज वाले वाक्य होते हैं यानी प्रपोजल वाले, इनमें जो डायरेक्ट नरेशन होती है वो किस प्रकार की होती है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले इनमें आपको कुछ इस प्रकार से देखेगा, जैसे ही सैड let us play a match, let us play a match। इस प्रकार से जब भी आपको वाक्य दिखे तो आप पहचानोगे कैसे कि इसमें प्रपोजल है। प्रपोजल के लिए आपको केवल लेट के बाद वाला शब्द देखना है जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा कि वो क्या है। आपने देखा कि ये अस है, और जो भी आपका ये जो अस है ये क्या है, ये बात भी देख लो। तो दोस्तों ये जो अस है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आपका। तो जब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सीधी बात है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सैड होती है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, मैंने बोला था कि डायरेक्ट नरेशन की फॉर्म देखो सबसे पहले किस प्रकार की होती है। तो लेट अस वाले वाक्यों के लिए जो आपकी फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, ये किसके लिए है, लेट अस वाले वाक्यों के लिए फॉर्म है। तो इस फॉर्म को अच्छे से देख लो, आपको वाक्य में लेट के बाद में अस जरूर दिखाई देगा। अगर अस दिखाई दे जाए तो तुरंत समझ लो वहां पे क्या हो रहा है, प्रपोजल हो रहा है। चलिए मैं इसकी हिंदी निकाल के दिखाता हूं आपको। यहां पे कह रहा है ही सैड, उसने कहा, क्या कहा, लेट अस प्ले अ मैच, चलो एक मैच खेलते हैं। उसने कहा चलो एक मैच खेलते हैं। अब ये चाहे किसी से भी कह रहा हो, किसी से भी कह रहा हो, उसे प्रपोज कर रहा है, उसे सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है कि चलो यार मैच खेलते हैं, ऐसे करके। तो जब ये सुझाव दे रहा है तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए मैं रूल अभी बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे समझा रहा था उसको समझो। उसको समझने के लिए आपने क्या क्या देखा कि भैया सीधी बात है, हमने देखा सबसे पहले इसकी नरेशन की जो फॉर्म होती है वो किस प्रकार की होती है। फॉर्म का मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसका आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, कैसा दिखता है। ये इसका मेन काम है कि ये कैसा दिखता है। तो दिखने के लिए मैंने इसकी सेम पहचान, बिल्कुल बहुत ही ईजी पहचान बताई है कि जब आपको लेट के बाद में अस दिखाई दे जाए जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, तो आपको वहां पे तुरंत पता कर लेना है कि ये प्रपोजल वाला वाक्य है और इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इंपरेटिव सेंटेंस कैसे है, ये पहचान भी बताओ। तो चलिए ये पहचान भी बता देते हैं दोस्तों। ये क्या है, आप बोलोगे लेट है, सब्जेक्ट है क्या, नहीं है। आप बोलोगे अस, ये भी सब्जेक्ट है, अरे नहीं भैया ये भी सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, लेट अस पूरी एक बात है, तो ये भी सब्जेक्ट नहीं हुआ। अब ये आगे क्या है, प्ले है। और दोस्तों ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है,
फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये फाइनाइट वर्ब क्या चीज़ है, ये कहाँ से आ गई। तो भैया फाइनाइट वर्ब होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, सकर्मक क्रिया होती है। और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें सीधे सीधे पता है कि जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और सीधी बात उनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सिंपल ये वही तो था, यहाँ पे क्या इम्परेटिव सेंटेंस ही तो दे रखा है ये आपको, तो सिंपल बस। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या पहचाने की। सबसे पहले हमने देखा कि भैया डायरेक्ट नरेशन किस प्रकार की होती है इम्परेटिव सेंटेंस की, प्रपोजल वाले वाक्यों के लिए, जिसमें हमने आपको बताया कि अस देखो बस, लेट के बाद में यदि अस लगाया गया है तो समझ लो वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, वो भी प्रपोजल वाला, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे है। इम्परेटिव सेंटेंस जब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि ये इम्परेटिव सेंटेंस कैसे हुआ, प्रपोजल वाला तो है वो भी इम्परेटिव सेंटेंस, लेकिन हमें बताओ कि ये इम्परेटिव सेंटेंस क्यों है, तो मैंने वो इसीलिए मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया इस बात का, ठीक है। तो अब बताते हैं इसके रूल्स बताते हैं अब इसके कैसे करके क्या करना है आपको, ठीक है। तो रूल्स में सबसे पहली बात आपको समझनी है कि जो ये सैड जो वर्ब दिख रही है इसको आप क्या कहते हो, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हो उसको, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हो उसको। राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करो भाई, राइटिंग तो मैं ऐसा ही लिखता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते समय राइटिंग पे ध्यान नहीं देता मैं इतना, ठीक है। तो मेरे कॉन्सेप्ट को समझो, बस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो ये जो सैड जो होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, आप प्रपोजल वाले वाक्यों में आप दो काम कर सकते हो, या तो आप क्या करोगे, सजेस्ट करोगे, क्या करोगे, सजेस्ट करोगे, क्योंकि हम सजेस्ट, देखिए सैड है पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो जब पास्ट है तो सीधी बात है यहाँ पे भी तो पास्ट आएगा, तो हम सजेस्ट तो करेंगे लेकिन फॉर्म कौन सी लगाएंगे, उसकी पास्ट फॉर्म लगाएंगे। यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों सुझाव देना। क्या होता है, सुझाव देना। और यहीं पे अगर बात करूँ तो एक और भी हम इसका यूज़ करते हैं, यानी जो सैड होता है इसके स्थान पे हम एक और चीज़ लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रपोज्ड, ठीक है। सैड और प्रपोज्ड का मतलब होता है दोस्तों प्रस्तावित करना। मैं यहाँ पे प्रपोज्ड की हिंदी लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रस्तावित करना। अगर केवल प्रपोज लिखता तो उसका मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। तो ये मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई। अब देखिए ये तो हवा आ रही है भाई, कोई बात नहीं। अब देखिए सबसे पहली बात, इतनी बातें मैंने आपको बता दी, ये तो थी रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजेस। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कॉमा होता है आपका और इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे। तो दोस्तों कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको डैट का तो यूज़ करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे एक काम आपका बढ़ता है भैया। वो काम क्या है, वो बस समझ लो आपका कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट तो लगाओगे, ठीक है, लेकिन इसके आगे आपने हमेशा देखा होगा कि लोग ऐसे बता देते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, इधर लोग कैसे बताते हैं ना, इसको ऐसे बता देंगे कि यहाँ पे डैट के बाद में दे शुड देखा होगा आपने, दे शुड देखा होगा, बी शुड भी देखा होगा, बी शुड, ये दो चीज़ें आपने देखी होंगी, नोटिस किया होगा कि आपने डैट दे शुड और डैट बी शुड आपने लगा हुआ देखा होगा। लेकिन ये कब आता है, कैसे आता है, इस बात को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझ लेना, आगे तक काम आएगी। तो इसको समझने के लिए हमें चलना होगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के इस साइड। अब इस साइड मुझे बताओ क्या चीज़ होती है। तो आपको इस साइड पता है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के आपके जो लेफ्ट साइड होती है वो होती है सीधी भैया रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, सीधी बात, ये बात आप जानते हो। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस प्रकार से हो सकती है। देखिए या तो होगी ऐसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो सेंटेंस है वो क्या होगा, या तो ये होगा ही सैड होगा, या ऐसे होगा आई सैड होगा, या ऐसे होगा कि आई सैड टू मी होगा, सैड टू यू होगा, ठीक है, या आई सैड टू अस होगा, या बी सेट टू अस होगा, सेट टू अस होगा। कुछ इस प्रकार से हमारे, बताओ इधर के वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य इसी प्रकार से होते हैं ना, हमेशा इसी प्रकार से मिलेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इसी प्रकार से मिलते हैं ना। तो अब समझने वाली क्या बात है, समझने वाली बात समझो। मैं चार चीज़ें बता रहा हूँ, ये चार चीज़ें याद रखोगे तो काम हो जाएगा। वो चार चीज़ें क्या हैं, जब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में आई या बी और सैड के बाद में
अस और मी, अगर इन चारों में से ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब मिल जाएं, इन चारों में से अगर एक भी आपको मिल जाए, इन चारों में से अगर आपको एक भी मिल जाए, मतलब आई मिल जाए, ये तीनों मिले ना मिले फिर कोई मतलब नहीं है, बी मिल जाए तो फिर ये तीनों मिले ना मिले कोई मतलब नहीं है, लेकिन केवल एक अगर मिल जाएगा तो आपको बी शुड का इस्तेमाल करना है। केवल एक मिल जाए इनमें से, या आई मिल जाए या बी मिल जाए या अस मिल जाए या मी मिल जाए, तो आपको बी शुड का इस्तेमाल करना है। अन्यथा जब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आपको क्या करना है, दे शुड का इस्तेमाल करना है। अब आप बोलोगे कि हमको इसका यूज़ दिखाओ भाई, कैसे होगा, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जरा ध्यान से देखिए, पहले वाली मैंने जो ली है रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे सीधे सीधे क्या है, ही है, ना तो यहाँ पे आई है ना यहाँ पे बी है, ना इसके बाद में ऑब्जेक्ट मी है ना अस है। तो यहाँ पे मैं जब भी इसको कनेक्टिव वर्ड यूज़ करूँगा डैट, तो उसके बाद में मुझे दैट दे शुड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उसका रीज़न मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये बातें मुझे एक्सप्लेन करनी थी, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन बताओ, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो आई सेड टू यू है और आई सेड टू अस है और बी सेड टू अस है और आई सैड है, इनके लिए आपको चारों के लिए बताना है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इनके लिए मुझे आप बताओगे, चाहे भले ही कमेंट करो, पर्सनली मैसेज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे आप बताओगे कि इनके लिए हम डैट दे शुड का इस्तेमाल करेंगे या डैट बी शुड का इस्तेमाल करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे, ये बात भी आपको बतानी है। ये आपका क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसका जो रूल है, इससे रिलेटेड हम बातें करते हैं, यानी कि इसको अप्लाई करेंगे अपने कंसेप्ट में। चलिए अप्लाई करते हैं इसको। अब सीधा अप्लाई करेंगे, 2 सेंटेंसेस लेंगे जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। चलिए, राम सैड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। ये है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल आई नो कि थोड़ा ब्लर हो गया था, अभी देखते हैं। हाँ, अब ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है राम सेड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, तो राम यहाँ पे किसी को प्रपोज कर रहा है, यानी राम यहाँ पे किसी को सजेस्ट कर रहा है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। ये मैंने इसकी हिंदी बताई है थोड़े से फनी अंदाज में, अपने अंदाज में मैंने इसकी ट्रांसलेशन की है। अगर मैं इसको नॉर्मल ट्रांसलेट करूँ तो कैसे करूँगा, राम सैड, राम ने कहा, क्या कहा, लेट अस, यानी कि चलो, लेट अस का मतलब होता है चलो, गो आउट फॉर अ वॉक, बाहर चलते हैं घूमने के लिए। इस प्रकार से मैं इसको नॉर्मली ट्रांसलेट कर देता, लेकिन मुझे क्या है, आपको समझाना होता है, तो मैं अच्छे तरीके से बताता हूं ताकि आप कभी भूले ना और गलती ना करें इन चीज़ों में। तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने देखा सैड देखते ही हम समझ गए कि परिवर्तन होंगे, जिसके लिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपनी रिपोर्टेड स्पीच में हमने देखा कि हमें लेट के बाद में अस दिख गया, यानी पूरी बात करें तो लेट अस दिख गया। लेट अस दिखते ही हम समझ गए कि जो हमारा वाक्य है वो क्या है, प्रपोजल वाला है दोस्तों, प्रपोजल वाला वाक्य है आपका, ये हमें दिख गया। जब ये प्रपोजल वाला वाक्य है, यहाँ पे ध्यान दो, प्रपोजल वाला जब ये वाक्य है तो सीधी बात है, इसको हमें बनाने के लिए कुछ भी 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे इसको। सबसे पहली बात, जब ये प्रपोजल वाला वाक्य है, सीधी बात, तो हम इसे बनाएंगे कैसे, ये बात समझनी है। तो ध्यान दो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, राम का तो राम रहेगा। अब राम किसी को प्रपोज कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये दोस्तों इस तरीके से पता चलेगा कि हम ज़्यादातर कंडीशन में क्या करेंगे, सजेस्टेड का ही अप्लाई करते हैं। सजेस्टेड को इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि प्रपोज किसी काम को करने के लिए ज़्यादा किया ही नहीं जाता है। आप प्रस्तावित कब करोगे, प्रस्तावित किसी भी काम को कराने के लिए नहीं किया जाता है, किसी कार्य को मतलब किसी को मनाने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, कार्य को करने के लिए तो आप सुझाव ही दोगे कि भैया ये काम कर दो, प्रस्ताव आप करोगे तो मैं बताऊंगा कि प्रस्ताव भी कहाँ होता है, लेकिन आप पहले ज़्यादातर कंडीशन में आप क्या करोगे, सजेस्टेड का यूज़ करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रपोज लगा दोगे तो गलत कर देगा। इस ऑब्लिक का मतलब होता है कि यहाँ पे सजेस्टेड, यहाँ पे प्रपोज्ड लिखा हुआ आपने देखा होगा, तो इसका मतलब है कि आप चाहे सजेस्टेड लगाओ चाहे प्रपोज लगाओ, दोनों में से किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैं यहाँ पे चाहे सजेस्टेड लगाऊँ चाहे प्रपोज लगाऊँ, तो मैं सजेस्टेड लगाऊंगा। यहाँ पे राम सजेस्टेड डैट लगाया। अब उसके बाद अब मुझे बताओ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे दे शुड लगाऊं या बी शुड लगाऊं, जल्दी से सोच के 1 सेकंड में बताओ। तो
तो 1 सेकंड में सोचने के लिए हमने क्या देखा, रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ देखा, जहां हमें दिखा राम। राम है हमारा थर्ड पर्सन। जब ये थर्ड पर्सन है तो भैया सीधी बात है, कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ना तो ये आई है, ना यहाँ पे ये बी है, ना इधर मी है, ना इधर अस है। तो डैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। अब बताओ, ये समझ में आया? दैट दे शुड के बाद में आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी दे रखा है बस वो ऑब्जेक्ट लगा दो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, ये था। एक और बनाते हैं जल्दी से इसी प्रकार का। यहां पे लेते हैं आई सेड टू अस, लेट अस गो आउट। चलिए, ये मैंने ले लिया है जल्दी से, यानी कि लिया है मैंने आई सेड टू अस, मैंने हमसे कहा, मतलब मैं अकेला हूँ और मेरे साथ मेरे कई फ्रेंड्स हैं, तो मैंने हमसे कहा मतलब खुद से भी कह रहा हूँ और उन लोगों से भी कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? लेट अस गो आउट, चलो बाहर चलें। ये मैं कह रहा हूँ, खुद से भी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद भी बाहर जाना है, और मेरे दोस्तों को भी कह रहा हूँ कि चलो तुम भी बाहर चलो। तो यहाँ पे मैं उन्हें प्रस्तावित नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि चलो यार बाहर चलें। देखिए, सजेस्ट का भाव अपने आप आ रहा है, तो हम प्रपोज क्यों लगाएं भैया? क्यों लगाएं हम प्रपोज? हमारी इच्छा नहीं है यहाँ पे प्रपोज लगाने की। आपकी इच्छा होती है आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या करना है, आई लगाना है। सेड टू को आपको किस में चेंज कर देना है दोस्तों? सजेस्टेड में चेंज कर देना है। सजेस्टेड, ठीक है। आई सजेस्टेड अस डैट। अब मुझे बताओ फिर से जरा, यहाँ पे क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ, बी शुड लगेगा या दे शुड लगेगा? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आई है, यहाँ पे अस है, यानी कि हमें तो एक की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ तो दो मिल गए, यानी बल्ले बल्ले हो गई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिले या 1 मिले, हमें एक की ज़रूरत होती है, 1 से भले 2 मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या लगाना है? बी शुड लगाना है और सिंपल ऑब्जेक्ट को जोड़ देना है, यानी गो आउट। बस सिंपल हो गया, बन गया ये भी आपका। इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो ये तो हो गए प्रपोजल वाले। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट वाले वाक्यों के लिए। रिक्वेस्ट वाले वाक्यों के लिए चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, रिक्वेस्टेड वाले वाक्यों में क्या होगा दोस्तों? मैंने आपको बताया था, इसकी सिंपल सी पहचान है। मैं इसकी डायरेक्ट नरेशन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट, आप समझिएगा बात को। डायरेक्ट नरेशन इसकी इस प्रकार की होती है, जैसे मान लो ही सैड लिखा है और लिखा है लेट मी गो होम। दोस्तों, जब आप इसकी हिंदी निकालोगे तो आपको ऐसा लगेगा ना, हिंदी निकालने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें ये आपसे अनुमति मांग रहा है। जरा निकाल के देखो, ये कहेगा ही सेड, उसने कहा, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। अब यहाँ पे ये अनुमति मांग रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर ये ही जो है आपसे ओहदे में बड़ा है, यानी कि इसकी पोस्ट आपसे बड़ी है, तो ये आपको ऑर्डर करेगा कि अरे यार मुझे घर जाने दे, तो आप इसको नहीं रोक सकते। अगर इसका ओहदा छोटा है तो ये बेचारा आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ओहदे के ऊपर डिपेंड करता है कि रिक्वेस्टेड लगाओगे या ऑर्डर लगाओगे। यहाँ पे 2 ही चीज़ें अप्लाई होंगी, या तो रिक्वेस्ट लगेगा या ऑर्डर लगेगा, 2 चीज़ें होंगी बस, और कुछ नहीं होगा। बस आपको ध्यान देना है कैसे करके इसको चेंजेस करना है। तो ध्यान देना, सैड जो होगा, सैड यानी जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ये 2 प्रकार से चेंज होगी। किस प्रकार से? मैं रूल बता रहा हूँ, रूल ध्यान दीजिए डायरेक्ट। और आज की वीडियो में केवल इसके रूल बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम खत्म कर देंगे और इम्परेटिव खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर ऑप्टेटिव भी खत्म कर देंगे जल्द से जल्द। लेकिन सीधी बात ये है कि एक सब्जेक्ट को मैं केवल 7 ही दिन पढ़ाता हूँ, तो ध्यान रखना, 7वें दिन इसकी क्लास मैं बंद कर दूंगा, चाहे भले ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो या ना हो। फिर जब इसका नेक्स्ट टर्न आएगा तभी हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसको। सैड को हम क्या कर देंगे दोस्तों, 2 ही चीज़ों में चेंज होगा, या तो रिक्वेस्ट करेगा
या रिक्वेस्ट करेगा, और जब और ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या करेगा, मतलब रिक्वेस्ट में बड़ा, मतलब हमसे बड़ा होगा ओहदे में तो ऑर्डर करेगा। दो ही काम करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो सीधी बात है, ये कर दिया। अगर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम बात करें तो हम क्या लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम सीधी बात है टू लेट का प्रयोग करते हैं, टू लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेट के स्थान पे ध्यान रखना, लेट के स्थान पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो हटेगा ही हटेगा इस बात से, लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो हटता ही हटता है, साथ ही साथ ये लेट की भी जगह लेता है। यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा साथ ही साथ ये लेट की भी जगह ले लेता है। यानी लेट और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या करते हैं, टू लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जल्दी से एक वाक्य ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं, जैसे द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल सेड लेट यू कम हेयर। ठीक है, देखिए द प्रिंसिपल सेड मतलब प्रधानाचार्य ने कहा लेट यू कम हेयर, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अब ये प्रिंसिपल है भैया, प्रिंसिपल ये किसी को भी बुलाएगा स्कूल में तो उसको बुलाने के लिए रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ऑफिस में से देखेगा और कहेगा इधर आ जाओ, ऐसे नहीं बोलेगा ना, ऑर्डर करेगा, कहेगा ओए इधर आ जाओ, इधर ऐसे करके बोलेगा, तो ये ऑर्डर करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड टू लेट अब यू है दोस्तों, ये है हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब ये जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो भैया सीधी बात है ये ऑब्जेक्ट से चेंज होना था, बट हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या करेंगे, थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेंगे, यानी कि हिम लगा देंगे यहाँ पे। तो टू लेट हिम कम देयर। अब ये देयर क्यों हुआ, इस बात को आप जानते हो कि निकटवर्ती और दूरवर्ती शब्द मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और जब हम सेंटेंस को अपनी लैंग्वेज में करते हैं यानी इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसलेट करते हैं तो हेयर का देयर हो जाता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सब बातें बता दी भैया, पुरानी वीडियोस देखो तभी समझ में आएगा। तो ये कैसे बनाया मैंने, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड क्यों किया, क्योंकि भैया प्रिंसिपल है, किसी को भी बुलाएगा स्कूल में तो ऑर्डर ही करेगा, कोई और रिक्वेस्ट तो कर नहीं सकता। मैंने बताया, अभी आपको बताया बिल्कुल। और यू को देखिए ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना था, बट ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन ले लेंगे, सीधी सी बात है। कम को कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात है, फिर ऑब्जेक्ट जो भी बचा वो हम लगा देंगे। हेयर का देयर कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या है, निकटवर्ती शब्द है, निकटवर्ती शब्द को हम दूरवर्ती शब्द में बदल देते हैं जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में उसका चेंज करते हैं। तो बस सिंपल सी इतनी सी बातें थी, मैंने आपको बता दी, और ये सेंटेंस भी आज खत्म हो गया। यानी कि सीधी सीधी बात बताऊं तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। इसके बाद में आपको इंपरेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों, बहुत आराम से आप कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, आप जितने टाइम चाहोगे आप कमेंट कर देना, मैं आपका आंसर बता दूंगा, आपका बिल्कुल रूल क्लियर करा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही ईजी टॉपिक है, इंग्लिश इज अ वेरी ईजी सब्जेक्ट फॉर एवरीवन, सिंपल। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।